भारत ने एक बार फिर अपने मित्र रूस से मित्रता निभाते हुए कुछ ऐसा कर दिया है जिसके चलते तमाम वेस्टर्न प्रयास शायद निष्फल होते दिख रहे हैं। पश्चिमी देशों द्वारा विशेष रूप से अमेरिकी नेतृत्व में भारत का रूस से तेल खरीदना बहुत भारी पड़ रहा था। भारत ने तेल खरीदने की कीमत अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के रूप में चुकाई भी। भारत जो तेल रूस से खरीदता था सस्ते दामों पर, वो सस्ते दामों पर ही रिफाइन करके पश्चिम को बेचता भी था, लेकिन अमेरिका को संभवतः यह रास नहीं आया। हमारे ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए, कहा कि हम आप पर ये सैंक्शन लगा रहे हैं। खैर जो भी हो, ट्रंप के द्वारा किए गए सभी प्रयास रशिया यूक्रेन युद्ध को तो नहीं रुकवा पाए और ना ही भारत का रूस से तेल खरीदना रुकवा पाए, और जो कर गए वो कुछ ऐसा है जिससे और ज्यादा पश्चिमी देश कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज आप द टाइम्स में छपी हुई खबर की हेडलाइन देख सकते हैं। खबर कहती है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। भारत ने ऐसी कौन सी रेड लाइन, भारत ने ऐसी कौन सी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है जिसके चलते पश्चिम विचलित हो रहा है, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप यही समझ सकते हैं कि भारत ने रशिया और बेलारूस के साथ वॉर गेम ज्वाइन कर लिया है। वॉर गेम किसे कहा जा रहा है, कौन सा वॉर गेम है जिसके बारे में इतना विचलित हो रहा है पश्चिम? और अगर ये लोग इतने विचलित हो रहे हैं तो क्या ये ट्रंप को रास आएगा? जहां एक और तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंध झेलने पड़े थे, फिर जाकर रूस और बेलारूस के साथ में यूक्रेन और नाटो देशों के विरुद्ध किए जा रहे वॉर गेम को या फिर युद्ध लड़ने के प्रयास को भारत ने ज्वाइन करके कहीं इन्हें और ज्यादा तो उकसा नहीं दिया है? क्या वाकई में भारत जो अब तक कहता आया था रशिया यूक्रेन के मामले में कि हम डिप्लोमेसी डायलॉग में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, अचानक युद्ध में भागीदार होकर भारत ने युद्ध अभ्यास में भागीदार होकर युद्ध में एंट्री का संकेत तो नहीं दे दिया? आइए साथियों डिटेल में चर्चा करते हैं। हेडलाइन है कि भारत ने लाल रेखा क्रॉस कर दी। आसान भाषा में कहें तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। कौन सी वाली? रूस और बेलारूस के साथ वॉर गेम ज्वाइन करके। जिसे वॉर गेम बोला जा रहा है वो वॉर गेम असल में है क्या? वो वॉर गेम है JAPAD, जापड़ 2025 वॉर गेम या युद्ध अभ्यास। ये वॉर गेम रशिया और बेलारूस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आज से 3 दिन पहले आपको सूचना दी थी। संभवतः आपको याद हो जब मैंने ये बताया था कि पोलैंड की सीमा पर रूस और बेलारूस मिलकर के एक बहुत ही भीषण युद्ध अभ्यास कर रहे हैं जो कि काफी लंबे टाइम से नहीं हुआ था। मैंने आपको अपने सेशन में जानकारी देते हुए बताया था कि पोलैंड के ऊपर जब से रूसी ड्रोन जाकर गिरे और रोमानिया के ऊपर जब से जाकर रूसी ड्रोन गिरे हैं, तब से नाटो देश इस बात से चिंतित हैं कि रूस जो अब तक यूक्रेन से संघर्ष करता आ रहा था, अब वो नाटो देशों के साथ भी संघर्ष कर सकता है। और संघर्ष ही क्यों, 2022, 23, 24 3 साल तक जो युद्ध अभ्यास कभी नहीं किया गया, अचानक उस युद्ध अभ्यास को रूस जारी कर देता है। हमने अपने सेशंस में इस जानकारी को आपको दिया था, जिसके बदले में मैंने यह बताया था कि नाटो देशों ने अपनी तरफ से एडिशनल फाइटर जेट्स और सेना को तैनात कर दिया है रूस के साथ साझा होने वाले बॉर्डर्स पर। बस उसी युद्ध अभ्यास में जिस युद्ध के लिए रूस और बेलारूस नाटो से लड़ने की तैयारी कर रहा है, भारत उसे जाकर ज्वाइन कर लेता है। यह हेडलाइन आपके सामने अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रकाशित होती है। यहां पर भारत की तरफ से मात्र 65 सैन्यकर्मी भेजे जाते हैं 5 दिवसीय इस युद्ध अभ्यास में, लेकिन ये 65 दुनिया के लगभग 193 देशों को कहीं ना कहीं सोचने पर विवश कर देते हैं। ऐसा आप पूछिएगा कि 65 में ऐसा क्या है? असल में रूस और बेलारूस लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ, 333 हवाई जहाज के साथ, 247 नेवल वेसल के साथ, 45 से अधिक एयरफील्ड और ग्राउंड्स पे इस युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। भारत के इन 65 सैनिकों का वहां जाना सिंबॉलिक प्रेजेंस भले ही देता हो, लेकिन इस सिंबॉलिक प्रेजेंस से एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि भारत दुनिया में नाटो से लड़ने का प्रयास कर रहे रूस और बेलारूस के साथ खड़ा है। भारत के द्वारा ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी जाती है। आप इस वीडियो से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध अभ्यास कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। जहां पश्चिमी मीडिया
रशिया यूक्रेन के चलते युद्ध में ये कह रहा था कि रूस ने अपने बहुत से लोग खो दिए हैं, रूस के बहुत से सैनिक मर गए होंगे, रूस के बहुत सारे मिसाइल, विमान खत्म हो गए होंगे। यूक्रेन से झगड़ते-झगड़ते उसने 3 साल से जब से युद्ध अभ्यास नहीं किया, तो लोगों को लगने लगा कि अब रूस खत्म हो चुका है। रूस ने जब दुनिया युद्ध शांति की उम्मीद में थी, उसने रोमानिया और पोलैंड के ऊपर जब से ड्रोन चलाए, तब से नाटो को लगने लगा कि अब हम रूस को डरा सकते हैं। लेकिन रूस ने इतने में ही अपने यहाँ के विमानों की, अपने यहाँ के शस्त्रागार की झांकी दे दी। और इस झांकी को जब आप देखते हैं, तो देखते ही लगता है कि रूस में अभी बहुत तेल बाकी है और उस तेल को साथ देने के लिए मिल गया है भारत का साथ। भले ही 1 लाख सैनिक इस भीषण युद्ध अभ्यास को कर रहे हों, लेकिन भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 65 से अधिक सैनिकों का यहां होना एक बहुत बड़ी प्रेजेंस देता है, सिंबॉलिक संकेत देता है दुनिया को कि भारत नाटो से लड़ने की तैयारी कर रहे रूस के साथ खड़ा है। अर्थात अमेरिका या पश्चिमी देशों को अगर यह लगता हो कि रशिया यूक्रेन में रूस से तेल खरीदना भारत पर प्रतिबंध के लिए जरूरी है, ऐसे में भारत का यह संदेश इनके साथ खड़े होकर बहुत गहरा संदेश देता है। रशिया ने बकायदा अपनी तरफ से जो मिलिट्री ड्रिल चालू की, बेलारूस के साथ मिलकर के उस ड्रिल को देखने के लिए आज पुतिन खुद सैन्य वेशभूषा में पहुंचे। अपनी सैन्य वेशभूषा में उन्होंने पहुंचकर फिर से रशियंस में और रशिया के साथ वाले देशों में यह हौसला भर दिया कि पुतिन अभी थके नहीं हैं और वो यूक्रेन से आगे की तैयारी कर रहे हैं। अर्थात डरना नाटो देशों को चाहिए। जिस तरह से पुतिन आज अपनी सेना का दौरा कर रहे थे, अपने उस युद्धाभ्यास के फॉर्म का दौरा कर रहे थे, उससे याद यूक्रेन पर अक्टूबर 2022 में शुरू हुए वॉर से कुछ दिन पहले की आ जाती है। असल में जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था, उससे जस्ट पहले ही रूस ने ऐसा ही एक युद्ध अभ्यास किया था और उसी युद्ध अभ्यास को उन्होंने रियल वॉर में कन्वर्ट कर दिया था। तो पुतिन ने फिर से एक ऐसे ही युद्ध अभ्यास को जब जाकर ज्वाइन किया, तो लगने लगा कि ये अपने उन सैनिकों से कह रहे हैं कि सैनिकों, अब आपको कुछ और मोर्चे आगे साधने होंगे, नाटो से अगर झगड़ना पड़ा तो झगड़ लेंगे। ऐसा कहते हुए पुतिन अपनी तरफ से सभी को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच में दुनिया का ध्यान भारत पर पहुंच जाता है। असल मायने में भारत 5 दिन पहले ही अपने सैन्य कर्मियों को भेज चुका है, लेकिन दुनिया की जब नजर इसकी विशालता पर पहुंचती है, तलाशा जाता है कि कौन आ रहा है, तो भारत पर नजर पहुंचती है। भारत पर नजर पहुंचती है तो टाइम्स जो यूके की तरफ से है, वो लिखता है कि भारत ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। आरटी लिखता है कि इंडिया ने अपनी ट्रुप्स भेजी हैं, 65 लोग यहां पर भेजे हैं और ये अपने आप में लोगों को लग रहा है कि भारत ने वेस्ट को जवाब दे दिया है। यहां पर तमाम प्रकार के मैसेजेस चलने लगते हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियन लोग लिखते हैं कि क्वाड मेंबर होकर भारत रूस के साथ कैसे जा सकता है। ऐसे ही एक तरफ से लिखता है कि भारत ने यूरोप को बता दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स और न्यूज चैनल्स इस बात को मेंशन करते हैं कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। भारत ने अब वो सबको खुलेआम बता दिया है कि यूक्रेन को पिटवाने वाले भी यही थे और भविष्य में नाटो के साथ संघर्ष होने पर रूस के साथ भी यही लोग खड़े मिलेंगे। ऐसे में कुछ इस तरह के ट्वीट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लिखा जाता है कि सभी भारतीयों को अब यूरोप से निकाल दिया जाना चाहिए, अब और भारतीयों को वीजा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत यूरोप के साथ लड़ने के लिए रूस को उकसा रहा है। कुल मिलाकर के भारत की लाल रेखा क्रॉस करने की खबर दुनिया में प्रमुखता से चर्चा का विषय बन जाती है। हर तरफ जहां देखो वहीं सिर्फ एक ही बात कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया। हर तरफ भारत ने जो कर दिया वो हेडलाइन बन जाती है। वेस्टर्न मीडिया पैनिक में है, ऐसा रूसी अखबार लिखना शुरू करते हैं कि भारत ने जापड़ एक्सरसाइज क्या ज्वाइन करी, झापड़ पड़ गया पश्चिमी देशों पर। लेकिन जब और डिटेल में घुसे तो पता चलता है कि भारत के साथ कुछ और देश भी हैं, जैसे
बुर्किना फासो, बांग्लादेश, ईरान, कोंगो, माली, ये देश भी हैं जो इसको जाकर के ज्वाइन किए हैं। और केवल यही नहीं, इनके साथ-साथ बहुत से नाइजर, ताजिकिस्तान, कंबोडिया, चाइना, क्यूबा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, नॉर्थ गोवा, सर्बिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, यूएई, उज्बेकिस्तान, ये इन एक्सरसाइजेज को ज्वाइन करते रहे हैं। ये आज से नहीं, 2009 से रूस के द्वारा की जाती एक्सरसाइज रही है। लेकिन ये इतना ज्यादा हाय तौबा केवल इसलिए मनाई क्योंकि 2021 के बाद ये अब हो रही है। 2021 की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, तब भी भारतीय सेना की तरफ से इस जापड़ एक्सरसाइज को ज्वाइन किया गया था। लेकिन अक्टूबर 2022 में शुरू हुए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस एक्सरसाइज को आयोजित नहीं किया गया, इसलिए भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही इसका आयोजन हुआ, भारत फिर जाकर पहुंच गया। ये तस्वीरें 2021 की हैं। भारतीय सेना के अधिकारी इस एक्सरसाइज में शामिल होने के साथ एक मतलब वो सेरेमनी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। 2021 की इन तस्वीरों में इंडिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सारे सैनिक एक साथ यहां पर दिखाई दिए हैं। 2021 की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत आज से नहीं, लंबे समय से वहां पर पहुंचता रहा है। और ऐसा नहीं है, इस युद्धाभ्यास में बकायदा दुनिया भर के देशों को, स्पेशली अमेरिका से भी लोगों को बुलाकर दिखाया जाता है कि आओ और देखो कि हम किस तरह का युद्धाभ्यास कर रहे हैं, ताकि तुम्हें रहे कि हम लोग युद्ध की तैयारी पूरे स्तर पर कर रहे हैं। तो रशिया होस्ट सरप्राइज गेस्ट एट इट्स वॉर गेम, यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आता है। लेकिन कुल मिलाकर भारत चाहता तो इस वॉर गेम के अंदर अपने सैनिकों को नहीं भेजता, इसलिए इनका भेजना बहुत मायने रखता है। हो सकता है भारत यह कहकर रुक जाता कि इस बार नहीं साहब, अगली बार भेजते हैं, इस बार पहले ही बहुत मामला टाइट है, लोग बहुत ज्यादा हमें इस बात के लिए कहते हैं कि हम आपके मित्र क्यों हैं। लेकिन भारत ने इस बात को बखूबी निभाया तो साहब रेस्पॉन्स भी आया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और बताएं आपको, भारत और यूरोपियन यूनियन प्रमुखता से नाटो का सदस्य है। वो इन दिनों बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। उम्मीद की जाती है कि साल के अंत तक, जैसे फिलहाल अभी भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वैसे ही ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना संभावित है। और उसके लिए उर्सुला वॉन डेन के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें इन दिनों चल भी रही हैं। उर्सुला वॉन डेन के साथ तस्वीरों को आप यहां देख सकते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि साल के अंत तक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। और ऐसे में वो इस बात को पूरी तरह से बोलते हुए लिखती हैं कि हमने न्यू ईयू इंडिया स्ट्रेटजी शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगली समिट ब्रसेल्स में होगी और उस समय तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को केवल ईयू ही नहीं, रूस भी बहुत चाहता है। इतना चाहता है कि पुतिन ने आज दो बार प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। प्रधानमंत्री का बर्थडे क्या दुनिया मना रही है, या फिर प्रधानमंत्री का बर्थडे दुनिया में छाए रहने का एक स्ट्रेटजी है? ये तो खैर स्ट्रेटेजिस्ट जाने। लेकिन इससे एक बात का अंदाजा तो लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज अपने बर्थडे डिप्लोमेसी में रूस से जहां एक और हैप्पी बर्थडे कहलवा लिया, ट्रंप तो अलार्म लगा के बैठे थे कि रात 12 जैसे ही बजेंगे मैं इन्हें हैप्पी बर्थडे कर दूंगा, और हुआ भी यही। पुतिन आज इसके चलते दो बार प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोल दिए, प्रधानमंत्री से फोन पर बोल दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिए, और ट्रंप तो रात 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे टू यू करके प्रधानमंत्री को फोन कर दिए। दोनों के बीच में जो फोन की बातचीत है वो अखबार में मतलब ट्विटर पर आ जाती है। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आपका फोन आया, आपकी बर्थडे ग्रीटिंग्स मिली 75 साल के होने पर, इधर से भारत की तरफ से रेस्पॉन्स मिलता है। तो आज प्रधानमंत्री की बर्थडे डिप्लोमेसी थी। भारत के प्रधानमंत्री को रूस से और अमेरिका से और यूरोप से मिल रही इन विशेष से एक बात तो स्पष्टता से पता चल रही थी कि अभी भी भारत इन सब के लिए एक ऐसी कंट्री बनकर निकला है कि सब चाहते हैं कि इसके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। खैर फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को इनमें से किसके साथ और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जरूर बताइए। लेकिन ध्यान रखिए, हमें असल में बनना है चीन जैसा, अपनी आबादी को साथ लेते हुए डेवलप्ड इकोनॉमी का रास्ता तय करना है। साथ साथ शुरू हुए थे कभी हम और चीन, ऐसे में आज चीन दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दुनिया में जिस तरह से उसने ग्रोथ की है, अमेरिका की नाकों में जो चने चबवा दिए हैं, निश्चित ही हम समस्त भारतीयों को पाकिस्तान से नहीं, चीन से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ने की मोटिवेशन लेनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सेशन को अपने साथियों से ज्यादा साझा करिए।